आइए, वेल्थ मंत्र की इस खास सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम ये शो इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने से लेकर अब तक बाजार में तेज गिरावट होती दिखी है और 2020 के बाद ये दूसरा ऐसा मौका आया है जब बाजार में तेज गिरावट होती दिखी है और लोग जानना समझना चाहते हैं कि इस तरह के बाजार का मुकाबला किस तरह से करें और अगर नया निवेश करना है तो किस तरह से करना चाहिए। और इसी खास सीरीज में हम बाजार के जाने माने दिग्गजों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्हें फंड मैनेजमेंट का और वेल्थ क्रिएशन का बड़ा लंबा और गहरा अनुभव है। आइए, आज इसी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO प्रशांत जैन साहब। प्रशांत जैन साहब का मैं एक बार आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे उनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो आप 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के को-फाउंडर और CIO हैं। IIT कानपुर से आपने BTech की डिग्री हासिल की है मैकेनिकल्स में। 1991 में आपने IIM बेंगलुरु से भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया, यानी कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों बड़ी डिग्री आपके पास में है। 1991 से आपने SBI के साथ फंड मैनेजमेंट के करियर की शुरुआत की थी, SBI म्यूचुअल फंड से। और सबसे बड़ी बात है 2004 से 2022 तक एक बड़ी लंबी इनिंग खेली उन्होंने CIO के तौर पर HDFC म्यूचुअल फंड में और 28 साल तक स्कीम्स मैनेज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसी एक सिंगल स्कीम को मैनेज करने का वो जैन साहब के पास है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट एसेट्स मैनेज करने का सबसे पहले हिंदुस्तान में जो काम किया है वो प्रशांत जैन साहब ने किया है। अब तो खैर बहुत सारे फंड्स हो गए जिनके पास लाखों करोड़ है, लेकिन सबसे पहले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इक्विटी मैनेज करने का अनुभव रखा है जैन साहब ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बहुत नमस्कार आपको। आज आपसे बजाय इसके कि बाज़ार का मूड माहौल क्या है, ये सब तो चलता रहेगा, आपका इतने सालों का जो लंबा गहरा अनुभव है मैं आज वो जानना चाहता हूँ। आपने 1990 के आसपास जब अपने करियर की शुरुआत की तब से लेकर अब तक सर बाज़ार में कई बार बड़ी तेज़ी के माहौल देखे हैं, बड़ी मंदी का समय भी बिताया है। सबसे बड़ी बात ये कि एज अ फंड मैनेजर, एज अ CIO, आप इस तरह के मुश्किल माहौल में कैसे शांत और संयम से रह पाते हैं? कैसे आपको ये डर नहीं लगता, या लगता है तो उसको कैसे नियंत्रण में करते हैं? ये सबसे पहले समझाएं। तो अनिल जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, शेयर बाजार में सबसे पहले हमें आवश्यकता है एक सही समझ की। तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है और जो धैर्य है वो समझ के बेसिस पे ही हम कायम रख पाते हैं। तो हमको पहली बात ये समझनी होगी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इसमें जो ग्रोथ के फेवर में फैक्टर्स है वो बहुत सारे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले लगभग 50 वर्षों में एक कोविड का ईयर छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब भारत की अर्थव्यवस्था ने ग्रोथ नहीं की हो। तो चाहे वो डेमोग्राफिक्स हो, चाहे लो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट जो निरंतर रिफॉर्म करती रहती है जिससे इकोनॉमी में बिजनेस का एनवायरनमेंट सुधरता रहता है। तो भारत के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था निरंतर ग्रो करती रही। लीमन क्राइसिस वाले वर्ष में भी 5.5% ग्रो की। तो पहली बात हमको ये समझनी चाहिए कि भारत की जो ग्रोथ है वो क्यों आ रही है, और जो आज मान लीजिए ये युद्ध चल रहा है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम लोग केवल हेडलाइन सुन के घबरा जाते हैं या पॉजिटिव फील करते हैं, लेकिन हम लोग उसको आकलन करना चाहिए कि उसका वाकई में बिजनेसेस पे, अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि इसका भी भारत के अर्थव्यवस्था पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफी कम है। वो 1% पे चल रहा है। हो सकता है कुछ समय के लिए वो बढ़ के 2% हो जाए। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम है। हो सकता है वो थोड़ा 4-8%, 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए कुछ समय के लिए। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ की टेलविंड्स है, उनको इस युद्ध से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला ये। और दूसरा, हमको समझना चाहिए कि शेयर बाजार जो है ये शॉर्ट टर्म में तो फ्लक्चुएट कर सकता है और उस पर कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। कौन कह सकता था 6 हफ्ते पहले कि ये युद्ध होने वाला है? कोई नहीं कह सकता था। लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये जो फ्लक्चुएशंस है ये शेयर बाजार की सामान्य हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो और शेयर बाजार एक अपने स्तर पे, अपने लेवल पे आता है जो कि उस कंपनी के प्रॉफिट्स के अनुरूप हो। तो अगर हम ये दो बातों का ख्याल रखेंगे
तो हमें इसमें बाजार में सही से निवेश करने में काफी समझ होती है। अक्सर ये देखा गया है कि देखिए जो वैल्यू है बाजार में, वो वैल्यू और एक अच्छा माहौल साथ-साथ में नहीं आता। वैल्यू भय के माहौल में ही आएगा। तो इसीलिए इसमें एक जिसको कहते हैं इमोशनल क्वोशंट, एक अच्छा निवेशक बनने के लिए उसकी भी बहुत आवश्यकता है इसमें। तो आप जभी भी देखेंगे हेडलाइंस खराब थी, चाहे वो 9/11 रहा हो 2001 में, चाहे लीमन क्राइसिस रही हो 2007-8 में, चाहे वो टेपरिंग रही हो 2013-14 में, चाहे कोविड रहा हो 2020 में। तो जभी भी जो हेडलाइन्स थी वो बहुत चिंताजनक थी, घबराने वाली थी। उस समय जिसने निवेश किया तो उसमें घबराहट तो है, लेकिन वहाँ पर जो रिटर्न्स हैं, वो सामान्य से ज़्यादा आते हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। हुँ, बहुत बढ़िया आपने अच्छे तरीके से समझाया भी कि ग्रोथ और देश की इकोनॉमी पर और देश की ग्रोथ पर किस तरह का असर पड़ता है, वो देखना समझना ज़रूरी है। सर, बात एकदम सही भी है, पता भी है 1-2 तिमाहियों शायद माहौल मुश्किल भरा रहे। थोड़ा बहुत आपने जैसा कहा भी कि करंट अकाउंट डेफ़िसिट या फिस्कल डेफ़िसिट थोड़े समय के लिए बढ़ जाए। लेकिन डर ये रहता है कि पता नहीं कि युद्ध कितना चलेगा, कितना लंबा चलेगा, मार्केट गिरेंगे तो कितना गिरेंगे, कहाँ रुकेंगे, रिकवर होंगे कब और कब रिकवरी शुरू होगी, कहाँ तक होगी। तो वो जो एक डर रहता है कि कहीं और तो नहीं गिर जाएगा, अभी बेच दूँ, फिर मैं बाद में ले लूँगा, नहीं तो कम से कम मुझे और गिरावट नहीं देखनी पड़ेगी। तो भले ही कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी पे, पता है कि हम सबसे तेज़ दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो ये जो एक कश्मकश और जो डर है, इसको कैसे निकालें? नहीं अनिल जी, इसको तो एक सोच के, समझ के और अपने हमारे दिमाग को हमारे मन पे हावी होना होगा, हुँ, तभी हो सकता है। इसीलिए बफेट जी ने कहा है कि स्टॉक मार्केट्स आर मोर अबाउट इमोशनल क्वोशंट एंड लेस अबाउट इंटेलिजेंट क्वोशंट। हुँ, तो ये तो इसकी वास्तविकता है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ कि जब हम लोग के देश में जब सोना घटता है, तो किसी को लेने में घबराहट नहीं होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये एक विश्वास है हुँ, कि एक लंबे समय में सोने का भाव ऊपर ही जाएगा। करेक्ट। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन विश्वास है। तो जब अगर सोने का दाम घटता है, तो अधिकांश लोग सोना और खरीदेंगे, क्योंकि उनको लगता है अपॉर्च्युनिटी है। तो वही सोच, वही विश्वास हमको स्टॉक मार्केट में भी लेना चाहिए और वो विश्वास पैदा करने के लिए हम 1 नहीं, 2 नहीं, 40-50 वर्षों का जो इकोनॉमी की प्रोग्रेस है, जो शेयर बाजार का जो मूवमेंट है, उसकी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हमको ये अनुमान होगा कि इसमें भी हम अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे, सस्ते मिलेंगे, तो हमें निवेश पे रिटर्न अधिक आएगा। लेकिन इसमें निरंतर प्रयास की, लंबा सोचने की और हमको अपने को ये तैयार करना होगा कि शेयर बाजार में 10-15% की गिरावट वो कभी भी आ सकती है। तो चाहे वो इंडेक्स जब मैंने करियर शुरू किया तो 2000 का था सेंसेक्स। तो 2000 पे भी 15-20% घटता था, 10,000 पे भी, 20,000 पे भी और 80,000 पे भी आज वही हो रहा है। तो इसमें 10-15% की गिरावट बहुत ही सामान्य गिरावट है और कभी बहुत खराब समय आए तो कुछ समय के लिए थोड़ा ज़्यादा भी घट सकता है। बात सही है। अच्छा सर, अब आपने एक चीज़ तो की कि इकोनॉमी को किस तरह से देखें। अब आइए सर, सेक्टर्स को कैसे देखें? क्या है कि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो पता है आकर्षक है, बढ़िया कर रही है कंपनियाँ, लेकिन इस तरह के माहौल में तेज़ गिरावट होती है और स्पेशली जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा बढ़े हुए भी होते हैं। वहाँ जब तेज़ गिरावट होती है तो क्या करें? किस तरह से उसे सँभालें? देखिए, इसमें कंपनी अच्छा कर रही है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, ये अपनी-अपनी सोच है। इस पे मतलब जब भी कोई शेयर का सौदा होता है तो एक बायर है और एक सेलर है। हर शेयर के सौदे पे सेम कंपनी, सेम सेक्टर, सेम टाइम, सेम प्राइस पे जब तक 2 लोग एकदम अलग नहीं सोचेंगे तब तक सौदा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमारी सोच सही है कि जो बिज़नेस आई मीन कुछ बिज़नेस वाक़ई में अच्छे हैं और कुछ हमको लगते हैं अच्छे हैं, तो वो हमारी एक समझ, तजुर्बे, रिसर्च के साथ हम पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आप निवेश कर रहे हैं, कंपनी भले ही बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन उसका दाम ठीक है कि नहीं? तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग की स्ट्रैटेजी यही है कि कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए और दाम भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए।
जो भी उस कंपनी के फंडामेंटल्स है उसके अनुसार आपका वो दाम होना चाहिए। जैसे आप 5 वर्ष पहले देखिए, जो कुछ भारत के लीडिंग प्राइवेट बैंक्स थे और आज भी हैं, उनका भाव 5-5 साल में नहीं बढ़ा है। तो बैंक खराब नहीं थे, बिल्कुल भी, तब भी अच्छे थे, आज भी उतने ही अच्छे हैं। लेकिन उनका जो प्राइस टू बुक था वो 4 टाइम 5 टाइम पे था, तो आज वो 1.5-2 टाइम पे आ गया। तो अगर हम अच्छी कंपनी गलत प्राइस पे लेंगे तो भी उसमें बिजनेस तो अच्छा करेगा, लेकिन हमें अच्छा रिटर्न मिले ये आवश्यक नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। सेक्टर्स को अप्रोच करने का ये तरीका। और अब एक जो सबसे बड़ी समस्या ये कि अ, कई बार ये होता है कि हमें पता है युद्ध के बाद रिकवरी होती है, लाइफ हाई भी बनते हैं, लेकिन हर बार जब तेज़ी आती है ना सर, तो लीडर बदल जाते हैं, कुछ नए सेक्टर चलते हैं, नए शेयर ही चलते हैं, पुराने वाले वहीं रह जाते हैं। और कई बार फिर यही बात होती है, देखो जी निफ्टी तो 26,000 का हो गया, हमारे स्टॉक के भाव तो 22,000 वाले ही चल रहे हैं, 20,000 वाले ही चल रहे हैं। तो ये कैसे पहचानें, कैसे पता करें, जो आपने इतने 30 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है फंड मैनेजमेंट का, कि हर बार के बुल रन में सेक्टर रोटेशन या लीडरशिप का जो रोटेशन होता है, नए लीडर जो आते हैं, वो आप कैसे पहचानते हैं? ये उसका कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, वो यही देखते हैं कि कहाँ पे बिजनेस अच्छी क्वालिटी का है, कहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, कहाँ पे एक ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी है, और कहाँ पे दाम सही है। देखिए, बड़ा पैसा वहीं बनता है जहाँ पे बाजार की जो सोच है वो उतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप 5 वर्ष पहले देखिए, बाजार पीएसयूज के बारे में काफी पेसिमिस्टिक था। वो बिजनेस अच्छे थे, वो दाम बहुत ही सस्ते थे, तो इसीलिए वहां पे एक बड़ा पैसा बना। इस बाजार में मेरे हिसाब से, यद्यपि हमारा जो वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू के थोड़ा नीचे है, लेकिन इस बाजार में डीप अंडर वैल्यूएशन कहीं नहीं है। और स्मॉल मिड कैप मेरे हिसाब से अभी भी महंगे हैं। एक उसमें से 10 में से एक कंपनी अच्छा कर सकती है, बट कैटेगरी के लिए देखें तो मुझे लगता है आज भी वो महंगे हैं। तो लार्ज कैप्स में अब एक अच्छा वैल्यू आ गया है, और पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा महसूस कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे थोड़ा पी पढ़ने की अब जगह क्रिएट हो गई है। तो इसमें एक सामान्य से मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा पैसा बनेगा लार्ज कैप्स में, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं अभी प्रतीत हो रहा है जहाँ पे कि एक बहुत बड़े अननेचुरल मूव की जगह हो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस मुश्किल माहौल में आपको देखना है कि बिजनेस की क्वालिटी अगर अच्छी है और लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस मजबूत रहेंगे, तो फिर उसी के हिसाब से लीडरशिप बदलती हुई दिखेगी। अब आइए सर, नया पैसा लगाने की राय। अब पहली चीज़ तो पैसा वैसे भी लोगों के पास कम ही बचता है जब मार्केट ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सबके पास ना हो, लेकिन है पैसा, लेकिन न तो इच्छा होती है और न हिम्मत होती है। ये भी इमोशन, क्योंकि आज आपने इमोशनल क्वेश्चन पर काफ़ी बात की है, और असली चीज़ तो मार्केट में इसी पर विजय पाना है। तो ये नया पैसा लगाने की हिम्मत किस तरह से जुटाएं और कैसे लगाएं? अब भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखिए आज भारत में कितना सोना है, उसकी क्या वैल्यू है, हमें उसकी गिनती करना भी मुश्किल है। तो बैंक डिपॉजिट भारत में अभी भी बढ़ रहे हैं, तो पैसे की कोई अभाव नहीं है भारत में। लेकिन हाँ, हिम्मत कैसे करें, तो इसमें देखिए मुख्य इशू यही है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, एंड द बिगेस्ट मिस्टेक्स आर मेड इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स। क्योंकि जब समय खराब है तभी आपको चीज एक अच्छी कीमत पे मिलेगी। अच्छे समय में जब सब कुछ अच्छा है तो बिजनेस तो अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको अच्छी कीमत मिलना मुश्किल है। तो आप जब भी देखें, पिछले 40-50 वर्षों का भारत के शेयर बाजार का इंडेक्स का डेटा है हमारे पास, तो आप देखेंगे जब भी एक मुश्किल वाले समय में आपने निवेश किया, तो 3 महीने में पैसा बना नहीं बना इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 3 साल 5 साल बाद देखेंगे तो उस पे हमेशा सामान्य से ज्यादा ही रिटर्न बने हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के टेलविंड्स बहुत है, तो ग्रोथ में दिक्कत नहीं है। जी। और ऐसा नहीं लगता कि ये वॉर 3 साल चलेगा। हुँ, हो सकता है 5 दिन चले, हो सकता है 5 हफ्ते चले, हो सकता है 5 महीने भी चल जाए, हुँ, लेकिन 5 वर्ष तो नहीं चलने वाला। हुँ, तो इसलिए इस समय पे हमको लंबा सोचना है। देखिए शेयर बाजार में
बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो इसमें धैर्य के साथ पैसा बनता है। तो इस समय हमको लंबा सोचना है, धैर्य रखना है और शेयर बाजार की सही समझ होना चाहिए, उस पर सही विश्वास होना चाहिए। और इस समय जो हम पैसा लगाएं, ये आवश्यक नहीं है कि आप एक दिन में पूरा पैसा लगाएं। अगर आपको अगले 3 महीने में 100 रुपए लगाने हैं, तो आप उसको 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता में पार्ट्स पार्ट्स में लगाइए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बाजार में हम अच्छी कंपनीज में या इंडेक्स में निवेश करेंगे ओवर फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, तो उस पे कुछ वर्षों में एक अच्छा रिटर्न आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ठीक बात है। टुकड़ों टुकड़ों में और धीमे धीमे पैसा लगाने की स्ट्रेटजी आपके लिए सही होगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ आपने कही कि सबसे ज़्यादा गलतियां तेज़ी के मार्केट में होती है और आसानी से आपको जब शेयर अच्छे मिल रहे हो भाव में तब लेने की हिम्मत नहीं हो पाती। एक और चीज़ जो आमतौर पर बड़ी गलती हो जाती है वो ये कि कई बार ये होता है कि इस तरह के गिरते मार्केट में सपोज किसी ने 3 साल 5 साल पहले पैसे लगाए हैं, तो कुछ शेयर ऐसे होंगे या कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम उनकी ऐसी हैं अभी भी जो मुनाफे में है। तो फिर दिक्कत ये होती है कि मुनाफे वाले शेयर या मुनाफे वाले स्कीम तो बेच देते हैं और लॉस वाले शेयर कहते हैं कि जब इनका भाव आएगा तब देखूंगा। क्या ऐसा सोचना ठीक है या इसमें कोई बदलाव करना चाहिए? नहीं, मेरी समझ में ऐसा सोचना ठीक नहीं है। देखिए, आपके शेयर की कीमत 100 रुपए है या म्यूचुअल फंड की कीमत 100 रुपए है। आपने या तो उसको 50 में लिया या 200 में लिया। अब एक केस में आप खुश हैं कि 50 का 100 हो गया और दूसरे केस में हम परेशान हैं कि 200 के 100 रह गए। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके पास है 100 ही रुपए। वो 50 में लेना या 200 में लेना, उससे आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आपके पास आज 100 ही रुपए हैं। तो मैं ऐसा हमेशा से मानता हूँ कि जो हमारे निवेश की आज वैल्यू है, वही हमारी कॉस्ट है। हमको ऐसा मान के चलना चाहिए। और अगर वो 100 रुपए में हमको विश्वास है कि एक अच्छा निवेश है, तो हमको उसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। और अगर डाइवर्सिफिकेशन के तौर से हमारे पास जगह है, तो हम उसको उसमें और ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमने गलती की और इस शेयर की वैल्यू ये 100 रुपए भी या पोर्टफोलियो की वैल्यू 100 रुपए भी ज़्यादा है, तो हमको वहाँ भी बेचने में मेरे समझ से समझदारी हो। हम्म। क्योंकि केवल मेरा ऐसा मानने से कि मैं लॉस नहीं बुक करूँगा, केवल उम्मीद पे बैठे रहना, बिना समझ के, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आई थिंक मिस्टर बफेट ने ही कहा है या किसी और ने कि एट एनी प्राइस द डाउनसाइड इज ऑलवेज 100%। भले ही वो 100 हो, 200 हो, 50 रुपए हो। तो ये इसको हम डायरेक्शनली इस सोच को अपने दिमाग में रख सकते हैं। हम्म। आ, बात तो सही है। डाउन साइड 100% है क्योंकि शेयर कोई जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव तो जा नहीं सकता। लेकिन क्या अपसाइड अनलिमिटेड है, ये मान सकते हैं? ये देखिए, अगर ग्रोइंग इकोनॉमी अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि समय के साथ 10 साल, 20 साल में शेयर 100-100, 200 गुना भी हो गए। भारत में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि कई-कई सौ गुना उनका एनएवी हो गया। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी में अवश्य वो समय के साथ-साथ हम उसमें कई गुना पैसा भी बना सकते हैं। आप देखिए, अगर भारत का जो सेंसेक्स है, इसका करीब अब 47 इयर्स का हिस्ट्री है, तो ये लगभग हर 5 वर्ष में डबल हुआ है। तो आप 100 को अगर 9 बार डबल करेंगे तो 50,000 हो जाता है, 10 बार करेंगे तो 1 लाख हो जाता है। तो हर 5 वर्षों में डबल हो रहा है और मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, भले ही अब लगभग 6 वर्ष लगे, क्योंकि भारत का जो इन्फ्लेशन है, वो कम हो चुका है, जिससे हमारी रुपी ग्रोथ जो जीडीपी की है, वो भी कम हो चुकी है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर्स में रिटर्न इससे बहुत ज़्यादा भी बन सकता है और बहुत कम भी बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे भी जो कई कई गुना होंगे अगर आपने विनर्स अपने पोर्टफोलियो में रख लिए। और इसी से एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि आपको इतना लंबा गहरा अनुभव रहा है फंड मैनेजमेंट का, क्या वाकई में विनर्स पोर्टफोलियो में कम होते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले कम अच्छा प्रदर्शन करने वाले या नेगेटिव प्रदर्शन करने वाले ज़्यादा होते हैं? लेकिन अगर आपने विनर्स ढंग से पकड़े और उन्हें पूरा प्रॉफिट लेने का मौका दिया तो वही आपके पोर्टफोलियो में अच्छा काम कर जाते हैं। देखिए, ये हो सकता है कि आपने 10 शेयर लिए और मान लीजिए उसमें से 8 शेयर ज़ीरो भी हो गए, तो 80 रुपए आपके चले गए, 10-10 रुपए के आप
लेकिन 2 शेयर मान लीजिए 20 रुपए के 2000 रुपए हो गए। तो ये बात सही है कि अगर हमारे पास बड़े विनर्स आ जाते हैं, तो 10-20 साल में जो बहुत सारे अन्य जगह लॉस है, वो उससे पूरा ही नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न भी बन सकता है। लेकिन अ, आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा हो। हम लोग का प्रयास यही रहता है। देखिए मल्टी बैगर तो कभी-कभी मिल जाते हैं। बहुत खराब बाज़ार हुआ या कोई सेक्टर में बहुत बाज़ार का फ़ेथ नहीं है या कोई एक नई इंडस्ट्री आ रही है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, तो आप निवेश करते रहेंगे तो कभी न कभी कई वर्षों में कभी-कभी एक अच्छा मल्टी बैगर भी मिल जाता है। लेकिन पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, जो मैंने देखा है मेरे तजुर्बे में, कि उसमें हम गलतियाँ जितनी कम करेंगे, हमारा रिटर्न उतना अच्छा रहता है। तो हम लोग का ध्यान यही रहता है कि हम कहीं भी ऐसा निवेश नहीं करें, जहाँ की एक मीडियम या लॉन्ग टाइम में हमें एक परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो। और हमारा ऐसा मानना है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर हम इसमें पैसा खोएँगे नहीं, गलती नहीं करेंगे, तो हम निश्चित है कि पैसा बनाएँगे और हम अच्छे शेयरों में ठीक दाम पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें 10, 20, 30 शेयरों में 1-2 शेयर ऐसे निकलते हैं आम तौर पे कि उसमें पैसा जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा भी बन जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। गलतियाँ जितनी कम करें, पैसे बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा और उस प्रोसेस में अगर 2-3 इन्वेस्टमेंट आपके इतने बढ़िया हो जाएँ, जहाँ पर आप कई गुना पैसा बना पाएँ, तो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न बाज़ार से बेहतर हो सकते हैं। पूरे 35 साल, 40 साल का अनुभव रखा है जैन साहब ने हमारे दर्शकों के सामने। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और वेल्थ मंत्र में अपना पूरा अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।